हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अ चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास थोड़ी लेट अपलोड होगी चैनल पे। हर रोज़ 4 बजे आती है, लेकिन आज थोड़ा लेट अपलोड होगी क्लास हमारी चैनल पे। तो लास्ट टॉपिक जो मैंने करवाया था वो मैंने आपको करवाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। 2 फैक्टर्स थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो वाली क्लास हमारी कवर हो चुकी है, वो टॉपिक वहाँ कवर हो चुका है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। मीन्स जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए सोचते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक आपको प्रोडक्ट का जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो ये स्टेप वाइज ही है सब कुछ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बता रखा है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। कोई भी पॉइंट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने स्टेजेस लिखी हुई है। तो आप यहाँ से ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये जो इसमें टोटल 8 स्टेजेस हैं, ठीक है, 8 स्टेप्स आप बोल सकते हैं इस प्रोसेस के। तो जो लास्ट स्टेज था, जो लास्ट स्टेप था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी वैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेजेस इसमें होती है। पहली स्टेज होती है सेलेक्ट द मार्केट, सेलेक्ट द टारगेट मार्केट, ठीक है। सेकंड होती है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर। थर्ड है आपकी एस्टिमेट द डिमांड। फोर्थ है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस। फिफ्थ है एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस। सिक्स्थ है आपकी एस्टैब्लिश्ड एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी। सेवंथ इज कंसिडर मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ कंपनी। एंड द लास्ट एंड एथ स्टेज इज सेलेक्ट द स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है। तो ये टोटल 8 स्टेजेस होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली फर्स्ट स्टेज से, सेलेक्ट द टारगेट मार्केट। देखो, सेलेक्ट द टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है। मीन्स यहाँ पे आपको एज अ कंपनी, एज अ फर्म, आपको पहले ये डिसाइड करना है प्राइस डिसाइड करने से पहले कि आपका मार्केट कैसा है। मीन्स जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट कौन से मार्केट के लिए आप बना रहे हो, आपका मार्केट का टाइप कैसा है, आपके कस्टमर कैसे हैं उस मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं क्या महंगे कपड़े बनाऊँ या सस्ते कपड़े बनाऊँ। मीन्स मैं टारगेट यहाँ पे हाई इनकम वाले लोगों को करूँ, या मिडिल इनकम वाले लोगों को करूँ, या लो इनकम वाले लोगों को करूँ। मीन्स मेरा टारगेट क्या है, मैं किस कस्टमर के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही हूँ। पहले मुझे अपने मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा, अपने मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए बनाऊंगी, तो फिर मैं उसी हिसाब से यहाँ पे अपने प्राइस को एडजस्ट करूँगी, सेट करूँगी, ठीक है। फिर तो मैं ब्रांडेड कपड़े बनाऊँगी, महंगे महंगे बुटीक वाले कपड़े बनाऊँगी, तो उस हिसाब से मेरा प्राइस रहेगा। अगर मेरा मानना ये है कि नहीं, मुझे हाई इनकम को टारगेट नहीं करना, मुझे लो और मिडिल इनकम को लेके चलना है, तो मैं उसी हिसाब से अपना प्राइस रखूँगी। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये है, पहले आपको अपने मार्केट को टारगेट करना है कि किस मार्केट पे आपको काम करना है, किस टाइप के कस्टमर्स को आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। उसी हिसाब से फिर हम प्राइस यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब मैं आपको रीड करके समझाती हूँ। द वेरी फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, ये पहला स्टेप माना जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, the very first step for determining the base price of a product is to select the segment और segments। मतलब यहाँ पे आप एक सेगमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे आप सोच रहे हो मैं हाई इनकम और मिडिल इनकम को लेके चलूँ, तो आप दोनों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा मार्केट टारगेट करना है। वेयर द मार्केटर वॉन्ट टू परस्यू, जहाँ पे वो कंपनी, वो फर्म, वो सेलर काम करना चाहता है, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। द डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलेक्टेड सेगमेंट विल अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन। मीन्स कि जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो सा भी आप सेगमेंट सेलेक्ट करोगे, जो उस सेगमेंट में जो उनसे भी आपके कस्टमर्स आएंगे, आप उनका डेमोग्राफिक नेचर देखोगे, उनका साइकोग्राफिक नेचर देखोगे। डेमोग्राफिक नेचर क्या होता है, डेमोग्राफिक फैक्टर क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कंज्यूमर बिहेवियर में, तो आप वो वही क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, यहाँ पे हम पहले मार्केट को टारगेट करेंगे और उस हिसाब से हम अपने प्राइस को रखेंगे जिस हिसाब से हमारे मार्केट में कस्टमर्स होने वाले हैं, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स। ये बिल्कुल सिमिलर है टारगेट मार्केट में। देखिए यहाँ पे हमने टारगेट किया हाई इनकम ग्रुप को, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं, वो कस्टमर्स जो कि हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, जो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है अपना, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये टारगेट कस्टमर का ही एक तरह से पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने सेकंड पॉइंट बना दिया है, सेकंड स्टेज बना दिया है। तो देखो यहाँ पे हाई इनकम है, तो हम हाई इनकम के जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो हाई इनकम ग्रुप के जो पीपल होते हैं, हम अगर हम बोले हमारे लिए तो वो कस्टमर है, तो हम यहाँ पे उनका एक तरह से उनका पूरा स्कैन करेंगे, उनका माइंड स्कैन करेंगे, उनका बाइंग बिहेवियर स्कैन करेंगे। हम ये देखेंगे वो क्या चाहते हैं, उनका टेस्ट क्या, उनका नीड क्या है और वो प्राइस कैसा चाहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को और उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उनके हिसाब से हम प्राइस यहाँ पे रखेंगे। सुनिए, द पोटेंशियल कस्टमर्स आर दोज हु विल पे द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। द बाइंग मोटिव्स, पेइंग कैपेसिटी, लोकेशन, प्राइस सेंसिटिविटी, कंज्यूमर प्रायर एटीट्यूड अबाउट द मार्केटर एंड हिज ब्रांड एक्सेट्रा, ठीक है, ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स विल हैव कंसिडरेबल अफेक्ट ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कस्टमर का क्या परसेप्शन है, वो प्राइस सेंसिटिविटी उसके अंदर है या नहीं है, वो प्राइस को लेके ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, वो कैसा ब्रांड चाहता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देख के हम यहाँ पे फिर अपना प्राइस सेट करेंगे। थर्ड स्टेप आता है आपका एस्टिमेट द डिमांड। देखिए थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे अपने डिमांड को एस्टिमेट करेंगे कि हमारी फ्यूचर में जाके कैसे डिमांड रह सकती है। देखिए जो डिमांड एस्टिमेशन हम करते हैं वो हम मार्केट को स्टडी करके करते हैं। अगर आप नई दुकान खोल रहे हो या आप बिल्कुल एक फ्रेश मार्केटर हो तो आप पहले मार्केट स्टडी करोगे, ठीक है। उसके बाद आप डिमांड को एस्टिमेट करोगे, आप एनालाइज करोगे कि अगर इन लोगों की इतनी डिमांड हो रही है मार्केट में, इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो रही है मार्केट में, तो हमारी भी इतनी हो सकती है। तो यहाँ पे डिमांड एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि प्राइस लो है तो डिमांड हाई होती है, प्राइस हाई है तो डिमांड लो हो जाती है, मतलब प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बिल्कुल यहाँ पे ही यही लॉजिक यहाँ पे काम करता है। अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, अगर आपको डिमांड कम करनी है तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स आपको डिमांड के हिसाब से आप एक तरह से प्राइस सेट करते हो, ठीक है। सुनिए, ईच प्राइस लेवल गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ डिमांड। हर प्राइस लेवल का अलग अलग डिमांड लेवल होता है। हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड, ठीक है। तो जैसा आप प्राइस रखोगे वैसे ही आपकी डिमांड होगी। हायर द प्राइस लोअर विल बी द डिमांड। एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट इज ईजियर दैन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। देखो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट मीन्स जो मार्केट में मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं मतलब एक नई एंटरप्रेन्योर आप समझ सकते हैं, या मैं एक नई सेलर हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सब ज़्यादातर लोग कपड़े बेच रहे हैं। तो मुझे अगर मैं डिमांड को एस्टिमेट करती हूँ, एनालाइज करती हूँ अपने लिए फ्यूचर के लिए, तो मुझे ये लगेगा कि ऐसे ऐसे कपड़ों की इतनी इतनी डिमांड है। तो उस हिसाब से देखो मैं तो नई हूँ मार्केट में, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो पुराना है, लोग पहले से कपड़े बेच रही हैं। तो उससे मुझे क्या होगा, क्योंकि मैं भी कपड़े बेचने वाली, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, ठीक है। और फिर हम प्राइस लेवल भी हम देखते हैं कि अगर मैं प्राइस हाई रखूंगी तो डिमांड लो होगी, ठीक है। फिर फोर्थ आता है आपका एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। देखिए एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, एस्टिमेट द डिमांड इकोनॉमिक कंडीशंस, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़, आई थिंक हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ इन लोगों ने, बुक वालों ने कर रखी है। इन्होंने वैसे तो
8 स्टेजेस दे रखे, लेकिन डायग्राम में इन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। एक मिनट में फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। एस्टिमेट द डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं इन लोगों ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। बुक में क्या कर रखा है, डायग्राम में 8 स्टेजेस दे रखी हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो 7 स्टेजेस की, और नंबरिंग इन लोगों ने गलत कर रखी है। चलो कुछ नहीं होता। यहाँ पे है इकोनॉमिक कंडीशन। देखो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा आपकी प्राइस को अफेक्ट करती है। मीन्स मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स में बताया था जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, आपका नेशनल इनकम कितनी है, आपका एक तरह से कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, इकोनॉमी कैसे रन कर रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड है, प्राइवेट है, कैपिटलिज्म है, या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी या प्राइवेटिज्म है उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके प्राइस को अफेक्ट करती है। तो जब आप अपना प्राइस सेट करते हैं, आप इकोनॉमिक कंडीशंस भी एक तरह से स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन की हेल्प से आप फिर अपना प्राइस को सेट करते हैं। फिर 5th पॉइंट है एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। मीन्स जब हम अपने प्राइस को सेट करने के लिए जाते हैं या सोचते हैं, तो हम अपना हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके बिहेवियर को, उनके प्राइस को, उनके प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को, उनके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को, उनके प्राइसिंग पॉलिसी को, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे अब अपने कॉम्पिटिटर की देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना प्राइस को सेट करते हैं। देखिए competition has a great influence on price. After estimating the demand of the product, competitive situation in the present and in future should be studied, because present and potential customer also influence the price determination. देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिटर का माइंड पढ़ना, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल अगर आपने एनालाइज नहीं किया उसको, कॉम्पिटिटर के जो वो काम कर रहा है, जैसे वो प्राइस सेट कर रहा है, उस चीज़ को एनालाइज नहीं किया आपने, उस चीज़ को आपने हल्के में ले लिया, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने भी प्राइस, मतलब आप भी सेम प्राइस पे कपड़े बेच रहे थे और वो भी, लेकिन उसने प्राइस कम कर दिया, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, आपकी तरफ से हट के सामने वाली दुकान पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है ये वाली चीज़, ठीक है। फिर होता है आपका, इसमें देखो कंपटीशन में बी फ्रॉम 3 सोर्सेज। इसमें 3 तरीके से कंपटीशन किए जाते हैं। पहला होता है कंपटीशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पे कंपटीशन डायरेक्टली, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टी कॉफ़ी हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड मतलब एक की जगह हम दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली कंपटीशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है, फॉर इन लोगों ने एक एग्जांपल देके समझा रखा है। फॉर एग्जांपल स्कूटर मैन्युफैक्चरर हैज़ टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द अदर मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कूटर्स। मीन्स कि यहाँ पे जो कंपटीशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, इसमें मेनली क्या होता है, यहाँ पे आप भी स्कूटर बेच रहे हो और दूसरे वाला भी स्कूटर बेच रहा है, लेकिन ब्रांड डिफरेंट है, तो इसको बोलते हैं कंपटीशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे टी कॉफ़ी वाला नहीं है, यहाँ पे इनका मतलब है टी तो टी, मीन्स ये रेड लेबल है तो ये ताज टी है, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रांड तो सब्स्टिट्यूट है ना। तो कंपटीशन फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब देखो इसमें होगा टी और कॉफ़ी, मतलब या तो टी ले लो या कॉफ़ी ले लो। फॉर एग्जाम्पल स्कूटर मैन्युफैक्चरर हैज़ टू फेस अ कंपटीशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल। मीन्स अगर आप स्कूटर बना रहे हो तो सामने वाला जो कंपनी है, सामने वाले जो सेलर है वो मोटरसाइकिल बना रहे हैं, मीन्स आप या तो स्कूटर लो या आप मोटरसाइकिल लो। फिर होता है आपका कंपटीशन फ्रॉम अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। मीन्स जिनका कोई रिलेशन नहीं होता, जो बिल्कुल ही एक तरह से अलग होते हैं। For example, scooter manufacturer has to face a competition from the manufacturer of small cars, air conditioner, consumer durable seeking the same consumer disposable income. Means यहाँ पे उन गुड्स में कंपटीशन होता है जो बिल्कुल अनरिलेटेड गुड्स होते हैं। जैसे एक स्कूटर का मैन्युफैक्चरर है,
तो एक एयर कंडीशनर का मैन्युफैक्चरर है या स्मॉल कार का, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये 3 सोर्सेज के इन लोगों ने कंपटीशन बताए हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है, आपको जब भी प्राइस डिसाइड करोगे आप यहाँ पे कंपटीशन को पहले आप देखोगे और उसके बाद ही यहाँ पे आप प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर होता है आपका एस्टैब्लिश्ड एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी, मीन्स आपको स्ट्रैटेजी कौन सी यहाँ पे बनानी है, ठीक है। एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी कंसीडरिंग कंपनीज पॉलिसी एंड सेलेक्ट द स्पेसिफिक प्राइस। एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे होता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है, सॉरी, ये शेयर ऑफ मार्केट है, इस बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है। शेयर ऑफ मार्केट यहाँ पे इन लोगों ने बहुत गड़बड़ कर रखी है। एक्सपेक्टेड कंपटीशन के बाद है एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट, ठीक है। सॉरी वो कैमरा हिल गया तो मुझे पता भी नहीं चला, आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है क्लास में, कभी बुक में कुछ गड़बड़ है, कभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो मैं आपको बताई थी एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट। एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट में क्या होता है कि मीन्स आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी मार्केट में एक जगह बनाए, एक रेपुटेशन बनाए, ठीक है। देखिए जब आप सोचते हैं कि जो मेरा मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा हो, मीन्स मेरी जो रेपुटेशन हो या मेरा जो मैं मार्केट पे मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरा एक मार्केट हो, मतलब ज़्यादातर लोग मुझसे प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आप अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि पूरे मार्केट में एक आपकी गुडविल हो। तो देखो जब आप अच्छी शेयर मार्केट शेयर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने प्राइस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब आप कम करोगे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेंगे। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो जो कस्टमर है वो बहुत कम लेंगे, तो मार्केट शेयर उस वजह से क्या होता है, लो रहता है। सुनिए, the next step is to determine the market share which a company will try to capture. Low price product may capture large share of market, वही बात आ गई, and high price product may capture small share of market. Large share of the market can also be captured by adopting promotional techniques and by going for non-price competition strategy. इनका कहने का मतलब है आप एक तरीके से तो मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हो तो प्राइस कम कर लो, या वरना दूसरी चीज़ क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप बढ़ाओ, प्रमोशनल टेक्निक्स आप यूज़ करो, प्लस इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है नॉन प्राइस कंपटीशन स्ट्रैटेजी, मतलब जो कंपटीशन वाली स्ट्रैटेजीज नहीं होती है उनसे अलग आप स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। और तो इसमें 6th सेलेक्ट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इनकी नंबरिंग गलत हो रही है। मैंने अभी आपको 5th पॉइंट करवाया था एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव रिएक्शन, तो अभी मैंने देखा है दूसरी बुक में इधर ही इन लोगों ने गलत डायग्राम बना रखा है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये प्रोसेस इन लोगों ने यहाँ पे गलत बता रखा है डायग्राम में, वैसे तो एक्सप्लेनेशन दी हुई थी इन लोगों ने। देखो एस्टिमेट डिमांड के बाद आपका डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे इन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, एस्टिमेट डिमांड के बाद आपका डायरेक्ट कंपटीशन आएगा। ये मैं अभी डायग्राम ठीक कर देती हूँ, ये 4th हो गया, ठीक है। 4th के बाद फिर आएगा आपका 5th एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट, ये एस्टैब्लिश, ये 5th होगा। ये वाला मैंने आपको करवा दिया है, एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट, ठीक है। एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ मार्केट ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 6th में यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ी घिचपिच हो ही गई यार, सेलेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सेलेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, फिर तो बाकी ठीक है हमारा। तो मैं आपको ये भी करवा देती हूँ फटाफट। देखिए
मार्केट शेयर मैंने आपको करवा दिया है। फिर आता है आपका सेलेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सेलेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में अब आप क्या करोगे, 6th स्टेज में यहाँ पे आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है। 2 तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली होती है, एक तो स्कीमिंग और पेनिट्रेटिंग। स्कीमिंग में क्या होता है, आप पहले स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। तो मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप यहाँ पे आप अकेले ही हो जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप जितने भी प्राइस में उसको बेचोगे तो लोग लेंगे ही। तो आप यहाँ पे स्कीमिंग में क्या करते हो, हाई प्राइस चार्ज करते हो, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग में इसका उल्टा कर देते हो आप। पेनिट्रेटिंग में आप स्टार्टिंग में लो प्राइस रखते हो क्योंकि आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे कंपटीशन अवेलेबल होता है, इसी वजह से आप यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम करते हो। और फिर जैसे कस्टमर अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपकी डिमांड बढ़ने लगती है, आप प्राइस हाई कर देते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 प्राइसिंग पॉलिसीज में आती है, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। स्कीमिंग ये वाली मैंने आपको करवा रखी है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। आज गड़बड़ हो रही है यहाँ पे क्लास में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी 2 स्टेजेस और रह गई हैं, मुझे लग रहा है क्लास लेंथी हो रही है, इनको मैं आपको बाद में करवाऊंगी कल की क्लास में। 7th और 8th स्टेज रह गई है, ये मैं आपको कल को करवाऊंगी क्योंकि क्लास लेंथी हो रही है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। अगर आपको इन पॉइंट्स में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ये स्टेजेस हैं वो स्टार्टिंग में बुक में गलत दे रखा था तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने भी लिख दिया स्टेजेस। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। तब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।